हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, फ्लैबोटमिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में देखा होगा जो जितने भी लैब वर्कर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में आपका ब्लड कलेक्ट क्यों करते हैं। आज मैं आप सभी को इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लड कलेक्शन वाला होता है उसे हम फ्लैबोटमिस्ट कहते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को फ्लैबोटमी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि फ्लैबोटमी क्या होती है, फ्लैबोटमिस्ट कौन होता है। कई बच्चों को ये पता नहीं होता, इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को भी ये पता नहीं होता। चलो, अब अगर कभी आपने ये कार्ट देखी हो हॉस्पिटल में या कहीं और देखी हो तो डिफरेंट डिफरेंट वायल्स, स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें इस पर रखी होती हैं। तो आइए, एक जो ये वायल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ये क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली आपने पेशेंट से सुना होगा कि जब हम मतलब एक 4-5 ट्यूब्स में किसी का ब्लड निकालते हैं तो वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या इकट्ठा करने वाले हो आप, इकट्ठा करके क्या किसी पेशेंट को चढ़ाने वाले हो। कोई बोलता है कि यार मेरे में तो इतना ब्लड ही नहीं होगा जितना आपने निकाल लिया। चलो, एक तो ये फ़नी बात होगी। अब चलते हैं अपने काम की तरफ, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स यूज़ करते हैं इन द लैब्स और हॉस्पिटल्स। तो चलिए आगे मैं आपको वायल्स दिखाता हूँ जो जो हम यूज़ करते हैं। ये हमारी गाइस वायल होती हैं जो हम लैब्स में, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। तो एक एक के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप देखोगे कि जो टॉप है इन वायल्स का वो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग में दिया गया है। और जनरली इनको हम जो वैक्यूम वाली होती हैं उनको वैक्यूटेनर कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैक्यूम होता है और जब भी नीडल प्रिक करती है इसमें और वेन में और इसमें, तो इसमें ब्लड ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कलर कोडिंग की बात करें, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। जो हमारा जनरल ब्लड का प्रोसीजर होता है क्या होता है। देखो, जब बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है कि ब्लड आपका क्लोट होगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो जब बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोज में आएगा, उसके एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आएगा तो वो क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम क्लोटेड ब्लड पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले बात करूंगा मैं सीबीसी की, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जो ब्लड वाली वीडियो बनाई है उसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और हमें इन सेल्स को काउंट करना होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉडी से बाहर निकलते ही हमारा ब्लड विद इन ए मिनट क्लोट हो जाता है, तो हम सेल्स को कैसे काउंट करेंगे, आप मेरे को ये बताओ। एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट्स होता है, इसलिए हमें मिक्स ना हो सभी का ब्लड, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी में हमें बिना एंटीकोएगुलेंट वाला ब्लड चाहिए, किसी में एंटीकोएगुलेंट वाला, और किसी में अलग एडिटिव पाया जाता है। तो यही इसका स्टैंडर्ड रीजन है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक बार इन ट्यूब्स के बारे में बताऊंगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बॉडी में नॉर्मल जो जर्नल एंटीकोएगुलेंट होता है हमारी बॉडी में नेचुरली जो पाया जाता है वो हेपेरिन होता है। और हेपेरिन की सिंथेसिस हमारे जनरली लीवर में होती है। और अगर हमें हेपेरिन ऐड करना है आफ्टर कलेक्ट करने के बाद भी हम हेपेरिन वाली हमारे पास ट्यूब होती है जिसमें आर्टिफिशियली हमने ऐड किया होता है हेपेरिन, तो उसको भी हम कई टेस्टों में यूज़ करते हैं। तो ये ग्रीन टॉप वाली जो ट्यूब होती है इसमें हमारा जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन पाया जाता है। तो उसके बाद मैं बात करूँगा सीबीसी के बारे में। सीबीसी और जिसे हम लेवेंडर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें गाइस ईडीटीए होता है। ईडीटीए आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है जो किसको चिलेट करता है, कैल्शियम को ये चिलेट करता है, कैल्शियम को ये पकड़ लेता है। और कैल्शियम का यूज़ ब्लड कोएगुलेशन में बहुत ही ज़्यादा, जो प्रोटीन्स देखे होंगे आपने, प्रोथ्रोम्बिन्स, थ्रोम्बिन, ये जो क्लोटिंग वाला मैकेनिज्म है इसमें कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा है। तो बिना कैल्शियम के ब्लड क्लोट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जो वो क्लोटिंग वाला प्रोसीजर होता है उसको ब्रेक करने के लिए हम ब्लड की पूरी कैल्शियम पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के लिए हम किसका हेल्प करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम को चिलेट करने के लिए हम ईडीटी का यूज़ करते हैं, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट जिसे हम कहते हैं। और ये ईडीटीएस पूरी कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है। इसकी कंसंट्रेशन एक नॉन कंसंट्रेशन में हम ट्यूब्स में डालते हैं इन ड्राई फॉर्म।
ड्राई फॉर्म में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो ब्लड है जो हम कलेक्ट करने वाले हैं वो डाइल्यूट ना हो जाए, और डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर उसमें सेल्स का रेशो अल्टर हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको बताया ADTA, लेवेंडर या फिर पर्पल टॉप ऑयल इसे हम कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होती है CBC तो जनरली सभी ने एक बार लाइफ में ज़रूर ही करवाया होगा अब तक। CBC में जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, डिफरेंशियल WBC, जैसे न्यूट्रोफिल होती है, फिर मोनोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट, ये सभी डिफरेंशियल काउंट के लिए हम ADTA का यूज़ करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। ब्लड अगर क्लॉट हो जाएगा तो सारी सेल्स आपस में क्लम्प कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, फिर उनको काउंट कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट आती है वो होती है ये रेड टॉप वाली वायल। रेड टॉप वाली वायल गाइस, इसमें क्या होता है, जो हमारा सीरम सेपरेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और सीरम सेपरेट करने के लिए क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं होता। सिंपली जब इसमें ब्लड आएगा, ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा, फिर हम उसको 10 से 15 मिनट रखेंगे या फिर ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, 1 आवर्स अराउंड रख देते हैं। फिर देखोगे आप कि जो हमारा सीरम होता है, सेल्स हैं वो सेटल हो जाएंगी नीचे क्लॉट होने के बाद, और जो सीरम हमारा वो ऊपर रह जाएगा। और जितने भी बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिकल एनालिसिस होते हैं, चाहे लिपिड प्रोफाइल हो, LFT हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, KFT किडनी हो फंक्शन टेस्ट हो, या कोई भी अगर आप बायोकेमिकल एजेंट अगर मेज़र करना चाहते हो ब्लड में, तो फिर हम रेड टॉप का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो उस केस में हमें सेल से कुछ नहीं लेना देना होता। RBCs, WBCs उनको हम नीचे सेटल कर देते हैं, ओनली सीरम को यूज़ करते हैं। और बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। तो सीरम और प्लाज्मा का मैं एक ही आपको डिफरेंस बताऊंगा, बस उसी से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लाज्मा होती है क्लोटिंग फैक्टर प्लस सीरम। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो अनकोएगुलेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड कोएगुलेट नहीं हुआ है, अगर वो कोएगुलेट नहीं हुआ है तो उसमें जो कोएगुलेटिंग फैक्टर हैं हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हम प्लाज्मा कहेंगे। अगर EDTA, जैसे मैंने अभी EDTA के बारे में बताया आपको, अगर आप EDTA वाली ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करोगे या फिर स्टैंड बाई मोड पे रखोगे अराउंड 1 to 2 आवर्स, तो ऊपर एक स्ट्रा कलर का प्लाज्मा आ जाएगा, और अगर रेड वायल को आप रखोगे तो इसमें ऊपर सीरम आ जाएगा। ये दोनों याद रखना, इसमें प्लाज्मा, इसमें सीरम। सीरम इसलिए क्योंकि इसके जो क्लोटिंग फैक्टर थे, ब्लड क्लोट हो चुका है, वो यूज्ड अप हो चुके हैं गाइज, इसलिए इसमें सीरम आपको मिलेगा। और प्लाज्मा इसमें हमने EDTA डाल दिया था, ये ब्लड क्लोट नहीं हुआ, इसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी, और इसमें हमने एंटीकोएगुलेंट डाल रखा है। सो इसमें प्लाज्मा ऊपर रहेगी और सेल्स नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि सेल्स भारी होती हैं थोड़ी, इसलिए वो नीचे सेटल हो जाते हैं। और सेंट्रीफ्यूज मशीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें जल्दी सेल्स को सेटल करना है फॉर आवर टेस्ट। तो नेक्स्ट ये ब्लू टॉप की बात करते हैं। इसका यूज़ हम देखो ब्लड कोएगुलेशन स्टडीज़ में करते हैं, क्योंकि हम अगर कैल्शियम को यूज़ कर देंगे, EDTA का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो कैल्शियम हमारा यूज़ हो जाएगा, और ब्लड कोएगुलेशन का जो प्रोसीजर होता है, प्रोफाइल होती है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये जो ऑक्जेलेट वाली वायल होती है इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ये ग्रे वायल, ग्रे टॉप वाली वायल। इसका क्या यूज़ करते हैं, जो शुगर की जब हमें स्टडी करनी होती है तो हम ग्रे टॉप वायल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। और फ्लोराइड का क्या काम होता है, फ्लोराइड हमारी ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है वो RBC उसमें से शुगर यूटिलाइज ना कर लें, क्योंकि RBCs में फिर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ब्लड में भी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, इवन बाहर निकालने के बाद बॉडी में, अगर हम उसे क्लोट ना होने दें तो फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद जो हमारी RBCs हैं वो शुगर को, ग्लूकोज को यूज़ कर लेंगी, और फिर हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें वेरिएशन होगी, शुगर कम या ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं टू स्टॉप ग्लाइकोलिसिस। एंड आप सभी को गाइस पता होगा, ग्लाइकोलिसिस इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज सिंपली इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से फिर इसका फर्दर डिग्रेडेशन ग्लूकोज का हो जाता है। अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो टॉप कलर दे रखा है, और एडिटिव जो उसमें केमिकल ऐड किया हुआ है वो दे रखा है, और क्या स्टडीज़ उसमें हम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में करते हैं, वो दे रखी है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट ब्लू कलर सोडियम सिट्रेट उसमें पाया जाता है या ऑक्जेलेट भी होता है, तो उसको हम कोएगुलेशन में यूज़ करते हैं। रेड को बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री
ब्लड बैंक में यूज़ करते हैं। तो डिटेल में फिर आपको कभी और डिस्कशन किसी वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाले हैं। ये देखो ग्रीन टॉप है, लिथियम अपेरिन, तो ये याद आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बाद में भी इसको रीड कर सकते हो। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। और लेवेंडर पर्पल EDTA मेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग फॉर द काउंटिंग ऑफ सेल्स WBC एंड ETC, ये एक्सपायरी होती है इनकी ये। और यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये स्पेसिफिक फ्लेबोटमिस्ट के लिए होगी, ये गाइडेंस आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं अगर आप अदर डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो, या फिर स्टूडेंट है आप। ओनली लेबोरेटरी वाले, BSc MLT वाले, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वालों को ये याद होना चाहिए। तो मेमोरी जोगर के थ्रू हम इसे याद करते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रा कि अब डिफरेंट ट्यूब्स हमारे पास होती हैं, उनमें से हम कौन सी ट्यूब्स पहले लेंगे, कौन सी ट्यूब बाद में लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फ्लेबोटमिस्ट के लिए। ये मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर ये मैंने नहीं बताया तो कोई भी स्टूडेंट अगर फ्लेबोटमी वाला या फिर कोई लैब वाला स्पेसिफिक देख रहा होगा तो वो बोलेगा यार ये ट्यूब्स के बारे में क्या ही बताया है, ये थोड़ा ऑर्डर ऑफ ड्रा जो एक मेन चीज़ है वो तो बताई नहीं। तो इसलिए मैं ऑर्डर ऑफ ड्रा भी आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रा हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एडिटिव हमारे ट्यूब्स में होते हैं और जो हम एक सिंगल मल्टीपल सैम्पलिंग नीडल का यूज़ करते हैं विद होल्डर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, होल्डर है और ये नीडल है। ये तो वैसे सिरिंज से ट्रांसफ़र कर रहे हैं बट इसके आगे नीडल लग जाती है और ये वेन में भी चली जाती है अंदर, और ये वेन में चली जाएगी और पीछे से हम इसमें ये ट्यूब लगा देंगे और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हमारी ट्यूब में अंदर चला जाएगा और ट्यूब इसमें से फिर वैक्यूम के कारण सक कर लेगी, ब्लड वेन से डायरेक्ट ट्यूब में आ जाएगा। थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे भी आपके लिए ये बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर यूज़फुल होगी। तो थैंक यू गाइज़, और प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स। सो मैं बहुत खुश होऊंगा आपके जो कमेंट्स का रिप्लाई करके। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो।